वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज का ये सेशन क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसके पिछले सेशन में हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में समझे थे। आज की सेशन में सबसे ये देखिए, हमने यहाँ लिखा इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमने क्या देखा था कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को बनने में बहुत टाइम लगता है और उसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि उसका रिन्यूअल नहीं हो पाता है। तो अब है कि जब उसका रिन्यूअल नहीं हो पाता है तो जो मेरे पास कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उसमें हम कुछ अगर ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इम्प्रूवमेंट किस सेंस में लाएंगे तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, वो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो बर्निंग के बाद कोई रेसिड्यू नहीं देगा। ये सब जो कुछ प्रॉब्लम था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये मेन टॉपिक है। इसका कई वीडियो बनेंगे इस पर, जहां पर हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले टॉपिक है बायोमास। बायोमास का मतलब, मास मतलब तो जानते ही हैं कि किसी भी चीज में किसी भी मैटर का जो टोटल मटेरियल होता है उसको हम मास करते हैं। और बायो मतलब होता है लिविंग थिंग्स। तो बायोमास का डेफिनेशन देंगे, द लिविंग मटेरियल, देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड पार्ट्स इज कॉल्ड बायोमास। अब इसका मतलब क्या देखिए, द लिविंग मटेरियल, कोई अगर पौधा हरा भरा है, जिंदा पेड़ है, तो वो भी क्या एक बायोमास होगा। उसके कोई पत्ते टूट के गिर गए नीचे तो वो डेड पार्ट हो गया, तो वो भी बायोमास होगा। और कोई उसका सूखा हुआ पत्ता है जो कि उसका डेड पार्ट है, तो सबको हम क्या बायोमास कहेंगे। जैसे ड्राई वुड है, सूखा हुआ लकड़ी है, कैटिल डंग हो गया, गोबर जिसको कहते हैं हम, और बैगेस है। बैगेस का मतलब होता है जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन से जब हम जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसका जो पल्प बचता है रेसिड्यू, उसी को हम बैगेस करते हैं, तो वो भी एक बायोमास है। क्लियर बायोमास का डेफिनेशन। अब है बायोगैस। तो अभी हमने बायोमास समझा, तो जिस बायोमास का यूज हम एज ए फ्यूल या एज ए प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करते हैं, उसी बायोमास को हम बायो गैस कहेंगे, इसी को हम बायो एनर्जी भी कहते हैं। क्लियर। अब मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास। अब यहाँ एक चीज समझना है कि बायोमास से जो हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उसका क्या मैकेनिज्म है। तो दिया कि व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन ग्रीन प्लांट्स, अब जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि जब ग्रीन प्लांट्स पर सनलाइट जब फॉल होता है तो एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस बायोमॉलिक्यूल्स बनता है। तो बायोमॉलिक्यूल जो बनता है वो बायोमॉलिक्यूल्स एक केमिकल एनर्जी है, और वो बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर हो गया। ठीक है। तो जब केमिकल एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि अभी मैंने इसको सोलर रेडिएशन, चूंकि एक क्वेश्चन आता है आपको, मैं अभी आपको बता दूं कि कौन ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी रूप में सोलर पर डिपेंड नहीं करता है। तो जियोथर्मल एनर्जी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जियोथर्मल एनर्जी सनलाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, सोलर रेडिएशन पर। बाकी जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोलर रेडिएशन पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नेम द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट, सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन। तो क्या बताएंगे हम, जियोथर्मल एनर्जी। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बायोगैस प्लांट। इसी को हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। तो देखिए हमने ये फिगर बनाया है, इसमें इनलेट टैंक है जहां सलरी को हम डालेंगे। सलरी होता है
वाटर और डंग का मिक्सचर, गोबर और पानी का जो मिक्सचर है उसको हम स्लरी कहेंगे, जो कि स्लरी को हम इसमें डाल देते हैं। ये इनलेट टैंक है, ये इनलेट पाइप है, ये डाइजेस्टर है, ये आउटलेट पाइप है, ये आउटलेट टैंक है, ये गैस चैम्बर है, यहाँ से गैस रिलीज करेगा। तो इसमें क्या है, इनलेट टैंक है जहां स्लरी को डालेंगे हम। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्लरी, तो स्लरी इज मिक्सचर ऑफ डंग एंड वाटर, गोबर एंड वाटर। ओके, अ क्लोज्ड अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक है ये, जो कि जमीन के अंदर आता है। एंड ओवरफ्लो टैंक है ये, जो कनेक्टेड होता है आउटलेट टैंक से। गैस चैम्बर बना है और एक गैस पाइप होता है। यहाँ जो गैस रिलीज होगा उस गैस को हम किचन में या दूसरे पर्पज से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इसको आता है इसका वर्किंग क्या है, इसको समझते हैं आप। तो इसका कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो वर्क में देखिए, इनलेट टैंक में हम सबसे पहले स्लरी डालते हैं। स्लरी मीन्स मिक्सचर ऑफ डंग एंड वाटर। ये स्लरी सीपेट करके कहाँ जाएगा, डाइजेस्टर टैंक में। तो डाइजेस्टर टैंक में जाने के बाद इस स्लरी में कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया भी होता है। तो जब ये एनएरोबिक बैक्टीरिया इस स्लरी में मौजूद होता है तो उसका एनएरोबिक डिग्रेडेशन चलता है, जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली, चूंकि जो एनएरोबिक डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उसको होने में बहुत टाइम लगता है। तो लगभग इसको कंप्लीट होने में 50 से 60 दिन, लगभग 2 महीने का टाइम लगता है। 2 महीने के बाद ये कंटिन्यूअसली, जिस दिन हम इसको इंस्टॉल करेंगे, चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके 2 महीने के बाद से गैस देना, आपको जो ना बायोगैस देना स्टार्ट करेगा। और फिर कंटिन्यूअसली आप देते रहो, फिर आपको गैस कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिकली उसमें बनता रहेगा। अब उसके बाद जब ये कंप्लीटली डिग्रेड कर जाएगा तो फिर इसमें से जो बायोगैस निकलता है, जिसका मेन कंपोजिशन मीथेन गैस होता है। और मीथेन गैस जो होता है वो हल्का होता है, तो इस गैस चैम्बर में आके जमा हो जाता है। ठीक है, अब ये जो गैस चैम्बर में जमा हुआ, अब यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसको हम रेगुलेटर कहते हैं। तो ये वाल्व को जब हम ओपन करते हैं तो गैस क्या होता है, इस पाइप से बाहर निकलता है, जिसको हम किचन में एलपीजी के जगह पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलपीजी हमको नहीं यूज करना पड़ेगा। दूसरा, पिछले सेशन में हम पढ़े थे, जो थर्मल पावर प्लांट में लार्ज अमाउंट में कोल को बर्न करते हैं तो उसमें से तो बहुत पॉल्यूशन होता है। तो वहां पर कोल को नहीं, इस बायोगैस का यूज हम कर सकते हैं, जो कि क्लीन फ्यूल होगा। यहाँ से जो है ना कंप्लीट ये इको फ्रेंडली होगा, जो हमारे एनवायरमेंट को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जब ये स्लरी पूरा यूज हो जाता है, गैस रिलीज कर देता है, तो उसके बाद भी ये यूज स्लरी जो है उसमें नाइट्रोजनियस या फॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, जो कि एक मैन्यूर का काम करता है। उस मैन्यूर का हम यूज एग्रीकल्चर में, फार्मिंग सिस्टम में कर सकते हैं। क्लियर। अब ये देखिए वर्किंग में अभी हम समझे डायग्राम में। अब देखिए मैंने इसको लिखा है, व्हेन स्लरी रीच द डाइजेस्टर टैंक थ्रू द इनलेट चैम्बर, in digested tank anaerobic degradation means anaerobic respiration takes place by anaerobic bacteria and biogas is produced. It takes 50 to 60 days to become operational. मतलब इसको चालू होने में, ऑपरेशनल बनने में 2 महीने का लगभग टाइम लगता है। Due to slow degradation process, the used slurry moves from digested tank to overflow tank by pressure of biogas collected in gas chamber. The used slurry is rich in nitrogenous and phosphorus compound. The main composition of biogas is methane gas. Clear? अब बायोगैस जो हम यहाँ बनाए, जिसका मेन कंपोजिशन मीथेन है, इसका क्या यूजेस है? तो एक इसका हम बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि राइट द यूजेस ऑफ बायोगैस, तो आप लिखेंगे इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग फूड इंस्टेड ऑफ एलपीजी, जोड़ सकते हैं आप अपने तरफ से, एंड हीटिंग द वाटर एट थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। दूसरा, इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे हुआ? तो थर्मल पावर प्लांट में जो पानी को, ये इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है बायोगैस का, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इस चीपर है, सस्ता है, एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, इको फ्रेंडली है। इट डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू, इसमें भी कोई रेसिड्यू नहीं, रेसिड्यू मिला भी तो उसका यूज हमने कहाँ कर लिया? एज ए मैन्यूर कर लिया, इसलिए इसको रेसिड्यू नहीं कहा जाएगा। क्लियर ना?
अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्या है? तो जहां पर हम बायोगैस प्लांट को एस्टैब्लिश करते हैं वहां का प्लेस थोड़ा सा डर्टी हो जाता है, वो हल्का स्मेल आता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, जो कि एक्सटर्नल स्मेल होता है। उससे हम लोग का कोई नुकसान नहीं होता, उससे इन्वायरमेंट का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।